हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आवेश घनत्व का अध्ययन किया था और इसके आधार पर हमने कहा था कि तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। पहला तो रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रॉ से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो आपने रेखीय आवेश घनत्व के लिए परिभाषा क्या बोली थी? किसी रेखीय चालक की इकाई लंबाई, रेखीय चालक की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे ही किसी पृष्ठीय चालक के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और किसी त्रिविमीय अचालक, ये जो आयतन आवेश घनत्व है ये केवल अचालकों में लगता है। आयतन आवेश घनत्व जो है किसमें लगता है? केवल अचालकों में लगता है। तो हमने क्या बोला? किसी त्रिविमीय अचालक के इकाई आयतन पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, रोज से दर्शा दिया इसको। अब यहाँ से आप देखिए, ये हमारे पास में किसमें लगता है? रेखीय आवेश घनत्व जो है किनमें लगेगा? रेखीय चालकों में लगेगा ना। रेखीय आवेश घनत्व किसमें लगता है? रेखीय चालकों में लगता है। रेखीय चालक कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई तार है, रेखीय चालक हो या फिर अचालक हो। ठीक है ना, रेखीय अचालक या फिर रेखीय चालक होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कोई तार है तो रेखीय चालक है। जैसे आप मान लीजिए कोई वलय आपको दे रखी है, वलय रिंग। अब उस रिंग में क्या होता है? केवल परिधि यानी बाउंड्री पे ही पदार्थ लगा हुआ होता है। जो धातु लगी हुई होगी वो केवल उसकी बाउंड्री पर लगी हुई होगी। तो उस वलय के लिए किसका कौन से आवेश घनत्व का प्रयोग होता है? रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना। अगर आपको वलय दे रखी है और वो वलय रेखीय, वो वलय आपको चालक पदार्थ की बनी हुई दे रखी है और चाहे अचालक पदार्थ की बनी हुई दे रखी है, वलय पर कौन सा आवेश घनत्व काम में आएगा? कौन सा प्रयुक्त होगा? रेखीय आवेश घनत्व प्रयुक्त होगा। ऐसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ये किसके लिए काम में आता है? चकती है, जैसे चकती डिस्क जो कंप्यूटर में नहीं लगाते अपन, मूवीज वगैरह देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए डिस्क लगाते हैं ना, एक फ्लॉपी, उस डिस्क को हम क्या बोलते हैं? चकती। जैसे सिक्का कोई कॉइन, ठीक है ना, वो क्या है? चकती। ठीक है ना, उसमें केवल बाउंड्री पे ही पदार्थ नहीं लगा हुआ है, बीच में भी धातु लगी हुई होती है। ठीक है ना, इसलिए वो चकती है। ठीक है, और उसमें हम किसको प्रयोग करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रयोग करते हैं। और कोई त्रिविमीय अचालक है, जैसे कोई ठोस गोला है, अचालक गोला, जैसे कोई ठोस अचालक गोला है, जैसे कोई ठोस घन है, घनाभ है, ठोस होने चाहिए, ठोस शंकु है, ये क्या है हमारे पास में? त्रिविमीय अचालक है। इनमें किसका प्रयोग होता है? आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग होता है। ठीक है ना, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? जैसे कोई ठोस अचालक गोला है, उसमें किसका प्रयोग होता है? आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये तो था हमारे पास में। आपने जो पिछले वीडियो में देखा था उसका विवरण, कुछ बातें आपको बताई हैं। और इसके साथ में आपने इसके बाद में देखा था सतत आवेश वितरण के बारे में। और सतत आवेश वितरण में हमने कहा था, जो सतत आवेश वितरण है इसके बारे में हमने कहा था कि जो अगर आवेश है किसी भी चालक पर या अचालक पर, यदि किसी चालक या अचालक पर आवेश की मात्रा समान है, मतलब यदि किसी चालक या फिर अचालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है, यदि किसी चालक या अचालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कि इसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। आपने बोला कि यदि किसी चालक पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण बोलते हैं। या फिर किसी चालक या फिर अचालक पर जो आवेश वितरित है वो इस प्रकार से वितरित है कि आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम है। किसी चालक या अचालक पर आवेश इस प्रकार से वितरित है कि उनके मध्य की दूरी बहुत कम है, तो इस स्थिति में जो आवेश वितरण होता है वो क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे सतत आवेश वितरण के भी आपने तीन प्रकार बोले थे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, जिनके विवरण आपको बताए गए थे। ठीक है, और जो आज आपको नोट्स दिए जाएंगे उस नोट्स में भी है इनके विवरण। देखिए आगे आगे चर्चा करते हैं अपन। आयतन आवेश, आपने आवेश घनत्व देख लिया और आवेश वितरण देख लिया। आपने इस पाठ में तीन एग्जांपल्स भी हल कर लिए थे, तीन उदाहरण भी हल कर लिए थे। अब चौथा एग्जांपल हम हल करते हैं, इस पे आधारित है। और ये चौथा और पांचवा दो एग्जांपल है। इन दो एग्जांपल्स के बाद में, इन दो उदाहरणों के बाद में कूलाम का नियम, इसका गाउस का नियम शुरू हो जाएगा। और वो जो गाउस का नियम है उस
ये जो गाउस का नियम है इसके आधार पे कुछ 5 आपको अनुप्रयोग दे रखे हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। तो अंतिम टॉपिक कायदे से देखा जाए तो गाउस का नियम ही, गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग पूछे जाते हैं इस पाठ में, वो हम देख लेंगे अलग से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है हमें, उदाहरण संख्या 4 देखते हैं हम लोग। अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके जो तथ्य हैं, इसकी जो बातें हैं वो हमारे गाउस के नियम में भी काम में आएगी। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग जब हम पढ़ेंगे उनमें भी काम में आती है इसकी बातें। इसने हमें बोल रखा है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। कैपिटल आर त्रिज्या की एक पतली वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के लिए, वलय है, पतली वलय दे रखी है आपको, वलय के लिए कौन से आवेश घनत्व का प्रयोग होता है, पृष्ठीय आवेश नहीं, रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग होता है, लैम्डा का प्रयोग होता है। वलय के लिए किसका प्रयोग होता है आपको बताया था अभी, रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग होता है लैम्डा का। अब देखिए किस प्रकार से आपको विवरण दे रखा है। आपको बोला गया है कि एक पतली वलय है जो कि कैपिटल आर त्रिज्या वाली है और इस पे आपने स्मॉल q आवेश को एक समान रूप से वितरित कर रखा है। ये इस वलय का केंद्र हो गया O, और इस वलय पर आपने स्मॉल q आवेश को एक समान रूप से वितरित कर रखा है। तो ये हमने स्मॉल q आवेश को इस पे एक समान रूप से वितरित कर दिया, ठीक है ना। स्मॉल q आवेश है और इस वलय की जो त्रिज्या ले रखी है ये हमने क्या ले रखी है, कैपिटल R। ये ध्यान रखिएगा आप, ये जो वलय लग रही है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये जो वलय है ये वलय इस बोर्ड के तल में नहीं है, मतलब ये वलय ऐसे नहीं रखी हुई है, ये तल के लंबवत ऐसे है ये वलय, ठीक है ना। इस बोर्ड के तल में वलय नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है लंबवत, ठीक है ना। और आपको बोला गया है कि इस वलय की अक्ष पर इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वलय की अक्ष पर इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वलय इस बोर्ड के तल में नहीं है, ऐसे रखी हुई है, और इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर जो बिंदु है P, इसका अक्षीय बिंदु है P, ये बिंदु, इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु आपको दे रखा है P, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अल्पांश ले लो, अल्पांश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लोगे तो आपको पूरी वलय, उसका समाकलन करने पे पूरी वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी ऐसे है, और इस प्रकार से इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर अक्षीय बिंदु है P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए आपको करना क्या है कि इस अक्षीय रेखा के ऊपर एक अल्पांश ले लो, नीचे एक अल्पांश ले लो, ताकि ऊपर यहाँ इस आधे भाग के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और इस आधे भाग के कारण से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की भी आप गणना कर पाओगे। तो इस पे हमने क्या ले लिया, इस पे हमने दो अल्पांशों की कल्पना कर ली, A व B, दो अल्पांशों की कल्पना कर ली, ठीक है ना। और ये जो दो अल्पांश हैं प्रत्येक की लंबाई आपने dl ले रखी है, दोनों अल्पांशों की लंबाई dl है, और दोनों पे आवेश की मात्रा समान है dq। तो समान लंबाई व समान आवेश dl, समान लंबाई dl व समान आवेश dq के दो अल्पांशों a व b की कल्पना करते हैं, a व b की कल्पना करते हैं। अब इस अल्पांश a की इस p से दूरी देख लो आप, और ये जो दूसरा अल्पांश है b, इसकी आप इस p से दूरी देख लो, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो दूरी देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री का कोण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, √r² प्लस x², और ये दूरी भी हमारे पास में कितनी आ गई, √r² प्लस x²। तो हमें क्या करना है, इन दोनों अल्पांशों के कारण से बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले आप थ्योरी देखिए, क्या थ्योरी लिखेंगे आप लोग, आप क्या बोलेंगे, चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
हम वलय पर समान लंबाई dl व समान आवेश dq के दो अल्पांशों a व b की कल्पना करते हैं। a व b की कल्पना करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब अल्पांश के कारण से आप अल्पांश a जो है इसके कारण से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र देखिए इस प्रकार से हो गया ये, और अल्पांश b के कारण से उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र देखिए इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र आप ले DE1 ले लो आप, इस अल्पांश a के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारे पास में KQ/R² होता है विद्युत क्षेत्र। तो K और इस Q मतलब अल्पांश का आवेश कितना है DQ और अपॉन में R का स्क्वायर। तो अल्पांश से इस बिंदु P की दूरी क्या है ये है, इसका स्क्वायर कीजिए तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा R² + x², ठीक है ना। और ऐसे ही अल्पांश b के कारण से बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने क्या ले लिया, बराबर ले लिया आपने K और Q की जगह इस अल्पांश का आवेश dq और अपॉन में कैपिटल R² + x², यही दूरी है। तो आप ये बोल सकते हो DE1 और DE2 दोनों विद्युत क्षेत्र समान है ना। DE1 बराबर किसके है DE2 के, और बराबर हमने मान लिया DE के, और बराबर मान हो गया K DQ अपॉन में कैपिटल R² + x², ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों अल्पांशों के कारण से पुनः आप एक चीज और देख लीजिए, पुनः है लैम्डा बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा DQ/dl, DQ/dl। तो यहाँ से DQ बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा dl। तो यहाँ से DE का मान हमारे पास में कितना हो गया K और DQ का मान हो गया लैम्डा dl बटा कैपिटल R² + x²। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इस बिंदु P पर दोनों अल्पांशों के कारण जो उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र हैं ये परिमाण में समान है परंतु इनकी दिशा असमान है, ठीक है ना। ये परिमाण में समान है परंतु इनकी दिशा असमान है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इनको घटकों में वियोजित करते हैं। इस कारण से हम क्या करेंगे, इनको घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमने ले लिया जैसे फाई, तो ये जो कोण है ये भी आपने क्या ले लिया, क्या हो गया फाई हो गया, क्योंकि दोनों दूरियां समान है ये। तो इनका अब इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो ये वाला कोण भी कितना हो गया फाई और ये वाला कोण भी कितना हो गया फाई, ठीक है ना। अब यहाँ से जो इनके ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये हो गए हमारे पास में ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस ऊपर वाले का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो गया DE। अब साइन आएगा या कोस आएगा, कोण के साथ वाला घटक कोस का गुणज होता है और कोण के विपरीत ओर वाला घटक किसका गुणज होता है, साइन का गुणज होता है। तो इस कोण फाई जो है इसके साथ वाला घटक तो ये है, तो ये कोस का गुणज होगा, ये साइन का गुणज होगा। तो DE sin फाई और यहाँ पे भी DE sin फाई, ठीक है। और क्षैतिज घटक हो गया हमारे पास में DE cos फाई ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी हो गया DE cos फाई, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसमें भाषा देखिए, इसमें आप क्या लिखेंगे, चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय, कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम वलय पर समान लंबाई dl व समान आवेश dq के दो अल्पांशों a व b की कल्पना करते हैं जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व दिशा में असमान है, ठीक है ना। जिनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये है, और ये प्राप्त करने के बाद हम क्या लिखेंगे कि अल्पांशों a व b के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, विपरीत नहीं सॉरी असमान, बिंदु P पर अल्पांशों a व b के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व दिशा में असमान होने के कारण हम इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं, ठीक है ना। और घटकों में विभाजित करने पर हम क्या पाते हैं, इनके ऊर्ध्वाधर घटक जो है DE sin फाई, इनके ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अतः इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके कारण से बचता है, इनके क्षैतिज घटक के कारण से बचता है, ठीक है ना।
अब ये डी cos फाई है, इस डी cos फाई का आपको समाकलन करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, ये अल्प है, अल्प विद्युत क्षेत्र का अगर आप समाकलन कर देते हो तो हमें संपूर्ण विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिंदु P पर है कुल विद्युत क्षेत्र, और वो जो कुल विद्युत क्षेत्र है हमने क्या ले लिया, E बराबर हो जाएगा समाकलन में डी cos फाई। ठीक है ना, अब डी का मान हमारे पास में है, समाकलन डी का मान हमारे पास में क्या है, के लैम्डा डीएल अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और cos फाई का मान आपको ज्ञात करना है, तो cos फाई बराबर क्या आएगा, एक्स अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट करना था ना, रूट का मतलब घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए समाकलन में तो केवल अल्पांश रहेगा, बाकी बाहर आ जाएंगे, तो e बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखिए e बराबर क्या हुआ हमारे पास में, k लैम्डा x अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो गई हमारे पास में, यहाँ पे एक घात तो ये वाली घात ये कितनी हो गई, 3/2, और समाकलन में बचेगा डीएल, डीएल यानी अल्पांश का समाकलन, इस अल्पांश के लंबाई का अगर आप समाकलन करते हो तो पूरी वलय की लंबाई मिलेगी, और पूरी वलय की लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि 2πr, तो यहाँ से हमारे पास में हो गया कि लैम्डा x अपॉन में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2πr, पूरी वलय के लिए हो गया ये, फिर पूरी वलय की लंबाई प्राप्त हो गई हमें, e का मान है ये। अब पुनः आप देखिए यहाँ से लैम्डा बराबर पूरे चालक के लिए, आपने अल्पांश के लिए तो देख लिया था यहाँ पे dq अपॉन dl, पूरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, पूरे संपूर्ण इस वलय के लिए लैम्डा बराबर क्या होगा, संपूर्ण वलय पर आवेश स्मॉल q और बटा इसकी लंबाई कितनी है 2πr, तो यहाँ से स्मॉल q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू में 2πr, तो यहाँ से आप इस लैम्डा और इंटू में 2πr को क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं ना, तो इसलिए e का मान हमारे पास में कितना हो गया, k और लैम्डा इंटू 2πr को हमने लिख दिया q और इंटू x बटा r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इसकी घात हो गई 3/2। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर हम गणना करते हैं तो ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया है ना, अब इसमें आगे एक चीज और बोल रखी है, प्राप्त परिणाम की, ये विद्युत क्षेत्र है, अब आगे इसने ये और बोला है कि प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध x इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए भी विवेचना कीजिए। आपको सामान्य स्थितियों में जो विद्युत क्षेत्र हो तो इतना ही है, इतना ज्ञात करके छोड़ देना है। ठीक है ना, अच्छा सवाल था ये, आपको इसने एक विवेचन और बोल रखा है, तो वो और देख लीजिए, इसने बोल रखा है कि यदि ये बोला है इसने कि x इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए भी विवेचना कीजिए, तो यदि x इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R है तो उस परिस्थिति में देखिए x का मान r से बहुत बड़ा है, तो x का स्क्वायर r के स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है x स्क्वायर में इस r स्क्वायर को जोड़ने को औचित्य नहीं रह जाता, तो क्या बचेगा केवल x का स्क्वायर, तो इसकी इस 2 घात से ये 2 घात कट जाएगी, तो क्या बचेगा x का क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ से इस स्थिति में e का मान हमारे पास में कितना हो गया, k क्यू x अपॉन में x का क्यूब, तो e का मान कितना आ गया हमारे पास में, k क्यू और अपॉन में x का स्क्वायर। आई समझ में आपको, ये था हमारे पास में वलय के कारण से विद्युत क्षेत्र। अब आगे गणना करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये था एग्जांपल संख्या 4। तो देखिए इसमें जो भाषा आपको लिखनी है उसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय, चित्रानुसार माना कैपिटल R त्रिज्या की किसी वलय जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है,
इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित, इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस पर समान लंबाई dl व समान आवेश dq के दो अल्पांशों a व b की कल्पना करते हैं। अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के व्यंजक निम्न, dE1 हो गया a के कारण से और अल्पांश b के कारण से हो गया dE2। यहाँ से हमने प्राप्त किया कि dE1 और dE2 दोनों बराबर हैं k dq/r²। यहाँ पे आपने लैम्डा वाला सूत्र प्रयोग करके dq का मान प्राप्त कर लिया और वो आपने यहाँ पे लिख दिया। dq का मान क्या है हमारे पास, लैम्डा dl, जो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं, इसमें हमने बोल दिया। आगे आगे हम क्या लिखेंगे इसके आगे, अतः अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व दिशा में असमान होने के कारण, अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व दिशा में असमान होने के कारण इन्हें घटकों में विभाजित करते हैं जहां इनके ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। अतः इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इनके क्षैतिज घटक के कारण होता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र इनके क्षैतिज घटक के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। और उसके बाद में हमने गणना की, ये सामान्य रूप में विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ है। और आपने अगर इसकी विवेचना की x इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, तो आपको वो वाला विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। ये था एग्जांपल संख्या 8। इसके ये जो पॉइंट्स है ना, ये विद्युत क्षेत्र अल्पांश में कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में असमान है, घटकों में विभाजित किया है, इसके क्षैतिज घटक के कारण से परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ये जो बातें हैं ये हमारे गाउस के नियम में भी काम में आएगी। दिशा, आपको गाउस के नियम की जो अनुप्रयोग आप देखेंगे उसमें आपको देखना है, एक तो दिशा होती है और एक होता है विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम इसका अगला एग्जांपल जो है, पांचवा एग्जांपल, उसको हल करते हैं। देखिए एग्जांपल संख्या 5 देखते हैं क्या है ये एग्जांपल संख्या 5। तो आगे देखें अगर हम इसमें, आगे देखते हैं एग्जांपल संख्या 5 क्या है हमारे पास में। पांचवा एग्जांपल, एग्जांपल संख्या 5 हमें बोलता है कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या कैपिटल R है। एक समान रूप से आवेशित है मतलब दोनों पे समान आवेश है, एक वलय है और एक गोला है, उन दोनों पे, दोनों की त्रिज्या कैपिटल R है और दोनों पे आवेश भी समान दे रखा है। एग्जांपल संख्या 5 है, देखिएगा। जैसे ये हमारे पास में हो गई एक वलय और ये हो गई जैसे हमारे पास में एक गोला। ये हो गया जैसे हमारे पास में एक गोला। दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है कैपिटल R, तो इसकी त्रिज्या भी कैपिटल R है और इसकी त्रिज्या भी कैपिटल R है और दोनों एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इस पे भी स्मॉल q आवेश है और इस पे भी स्मॉल q आवेश है। ठीक है ना, आगे हमें बोला गया है गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है तथा वलय के केंद्र से कैपिटल R√3 दूरी पर स्थित है। गोले का जो केंद्र है वो वलय की अक्ष पर है, तो वलय की अक्ष पे है, साथ में गोले का जो केंद्र है वो वलय के केंद्र से कैपिटल R√3 दूरी पर स्थित है। तो ये जो दूरी थी वलय की अक्ष पर, जो दूरी थी, इसको आपने पीछे वाले एग्जांपल पे x से दर्शाया था। तो आपने बोला है कि दोनों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करना है आपको। बल ज्ञात करने के लिए F बराबर क्या होता है हमारे पास में, Q इंटू E। तो E बराबर आपने व्यंजक प्राप्त किया F/Q, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। तो हमें पहले E का मान चाहिए, मतलब गोले के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र वो हम ज्ञात करते हैं। वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E बराबर आपने ज्ञात किया था KQX में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और इसकी घात 3/2, यही था ना अभी वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। यहाँ से KQ इंटू x का मान हमारे पास में कितना हो गया, R√3 बट्टा कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का मान कितना है R√3, इसका स्क्वायर करो आप, तो R का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 3R का स्क्वायर और ये कितने, इसकी घात कितनी हो गई 3/2। तो यहाँ से KQ इंटू R इंटू √3 अपॉन ये कितना हो गया 4R स्क्वायर हो गया।
तो पहले तो इसका रूट हल कीजिए आप। 1/2 का मतलब क्या है, रूट। तो पहले 4r² का रूट हल करो। 4 का तो हो गया 4, r² का हो गया r, और अब इसका क्यूब हल करना है आपको। तो कितना हो गया, k क्यू r √3/2 का क्यूब हो गया 8 और r का क्यूब, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारे पास में, √3/8 तो आ गया बाहर, तो √3/8 तो आ गया बाहर, और क्यू बट्टा में आर से इसके एक बार कैंसिल हो गई तो आर का स्क्वायर, के बार के बचा के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास में ई का मान। और आगे देखते हैं हम लोग इसमें, आगे देखते हैं इसमें, देखिए कैपिटल ई का मान हमारे पास में आ गया। अब आपको विद्युत क्षेत्र के कारण से विद्युत बल ज्ञात करना है, तो F बराबर हमारे पास में क्या होता है, F बराबर हमारे पास में होता है Q इंटू में E। तो हो गया हमारे पास में Q इंटू में E, तो हमारे पास हो जाएगा K Q इंटू में, और E का मान हमारे पास में क्या हो गया, K Q अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर, नहीं E का मान कितना था, √3/8 K Q अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में √3/8 के क्यू अपॉन में के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। ये हो गया ना हमारे पास में बल का मान। अगर आप इतना छोड़ते हो तो बहुत ठीक है। अगर आप इसमें के का, आप इसको और ज्यादा विवेचित करना चाहें तो के का मान लिख दीजिए खोल के। के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से f का मान हो जाएगा √3/8, और k का मान आपने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा, इसको अगर हम और देखें तो यहाँ पे √3 और अपॉन में 8 तो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर बटा r का स्क्वायर, ये भी ले सकते हो आप f का मान। और अगर आप ये नहीं देते, सामान्य रूप में ये छोड़ देते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, ये भी सही था, ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल संख्या 5, उदाहरण संख्या 5। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पांचवा जो उदाहरण है वो पूर्ण रूप से किस पे आधारित है, चौथे एग्जाम्पल पर आधारित है। चौथे एग्जाम्पल के लिए, चौथे एग्जाम्पल में जो आपने फॉर्मेट ज्ञात किया था, सूत्र जो आपने ज्ञात किया था, ये इसमें काम में आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं अपर्याप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो चौथा एग्जाम्पल है ना, वो एक डेरिवेशन था, है ना। वो एक डेरिवेशन था जो कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया था। वो टॉपिक के रूप में होना चाहिए था, एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया, महत्वपूर्ण है वो। तो आगे देखते हैं इसमें, इसमें क्या होगा और किस फॉर्मेट में होगा। आपने चौथा और पांचवा दो एग्जाम्पल हल किए हैं। अब इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है गाउस का नियम, जिस पे आधारित एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः एग्जाम में, बोर्ड पेपर में। तो गाउस के नियम के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोलता है हमें गाउस का नियम, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। देखना गाउस का नियम क्या बताता है हमें, सुनिएगा, महत्वपूर्ण है ये और इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जिसकी प्रबलतम संभावनाएं हैं। इस पाठ में से एक बड़ा प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, और वो जो बड़ा प्रश्न है वो गाउस के नियम के आधार पर पूछा जाता है। गाउस के नियम के लिए परिभाषा दे देते हैं और साथ में गाउस के नियम का कोई एक अनुप्रयोग दे देते हैं। वो 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आपकी किताब का, आपके पेपर का सबसे बड़ा सवाल होता है वो 4 नंबर का प्रश्न। अधिकतम अंक 4 नंबर से बड़ा कोई सवाल नहीं होता। तो इस पाठ में इस गाउस के नियम पे आधारित एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जिसके पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है, कोई अनिवार्य नहीं, संभावनाएं ज्यादा है। तो देखते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल संख्या 5, एग्जाम्पल संख्या 5 देखने के बाद में हमें देखना है गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है गाउस का नियम, इसके बारे में अगर हम लोग देखें, गाउस तो एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको आप गाउस का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये नियम क्या बोलता है हमें, इसके बारे में आप सुनिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, तो पहले हमें बंद पृष्ठ लेना है, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स जो है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स
तो ये हो गया हमारे पास में कोई बंद पृष्ठ, ठीक है ना। और इस बंद पृष्ठ से पारित जो कुल विद्युत फ्लक्स है फाई, वो इस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, और नेट आवेश आपने क्या ले लिया यहाँ पे, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है सिग्मा क्यू, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपने निर्वात की विद्युतशीलता ली है ना, निर्वात की विद्युतशीलता कब काम में आएगी, जब यहाँ पे माध्यम नहीं दे रखा है, मतलब ये जो बंद पृष्ठ है ये कहाँ रखा हुआ है, या तो निर्वात में रखा हुआ है या फिर वायु में रख रखा है आपने, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको दोबारा से अगर आप परिभाषित करें तो आप क्या बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित, इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स जो है फाई, वो बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश यानी सिग्मा क्यू, और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। पुनः आप अगर देखें पीछे वाले फॉर्मेट से, तो आपने ये प्राप्त किया था कि बंद पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान आपने प्राप्त किया था, समाकलन था हमारे पास में ई डॉट ds आ गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, फाई, एक तो फाई का मान हो गया हमारे पास में, समाकलन हो गया ई डॉट ds और बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ना। पुनः अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ से देखिए k बराबर हमारे पास में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई इधर ले आओ आप, तो 4 पाई k बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट का आप मान ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से या फिर एप्सिलॉन नॉट का ही मान याद कर लो, चलो। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास में कितना आ गया, 1/4 पाई k। तो यहाँ से फाई बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, समाकलन में था हमारे पास में ई डॉट ds और बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास में कितना है, 1 और अपॉन वाला 4 पाई के आ गया ऊपर, 4 पाई के ये आ गया हमारे पास में इस फाई का मान, ठीक है ना। ये गाउस का नियम था। इस गाउस के नियम के ये जो दो सूत्र हैं आपको ज्यादा प्रयुक्त करने हैं, अति महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिएगा इसमें। और ये और ध्यान रखना है कि ये जो सिग्मा क्यू है नेट आवेश, ये केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है, बंद पृष्ठ के बाहर का आवेश नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश लेना है, बाहर का आवेश इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये था हमारे पास में गाउस का नियम। इसके आधार पर अनुप्रयोग हमें देखना है जो कि बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसके लिए चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।